वेलकम बैक। कल का सेशन देखा। कल के सेशन में एज आई टोल्ड यू इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग revenue expense, capital expense, deferred revenue expense, revenue receipt, capital receipt, the next thing that you do is understand how at the end of the financial year उनका accounting होता है. And for that it was very important for you to understand what is exactly profit and loss account made for and what is exactly balance sheet made for. So before I move to today's stuff, what I have done is I have not cleaned my board. So एट द सेम टाइम ऐसा मत मानना एक ही दिन में सारे सेशन हो रहे हैं, मेरे कपड़े बदल गए एज यू कैन सी. तो दिन नया है, सेशन नया है, बातें भी नहीं होने वाली है, मगर आई नॉट क्लीन अप द बोर्ड इंटेंशनली बिकॉज मैं इसी में से कुछ उपयोग करने वाला हूँ और आज के नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ. आज दो चीज़ें होने वाली है. नंबर वन, आज हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, पूरा एक रोड मैप बनाने वाले हैं फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर. नंबर वन. नंबर टू, कॉन्ग्रेचुलेशन आई से आपके आज सारे टर्म्स पूरे होंगे. तो टर्म्स का आज हमारा आखिरी सेशन है. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हमने ऑलमोस्ट 30 से 35 सेशन सिर्फ भाषा समझने के लिए लिए है. आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो हमारा नेक्स्ट सेशन से शुरू होगा. होप दैट इज क्लियर. यू माइट से सर ये आपकी गाड़ी बड़ी स्लो है, स्टार्ट लेने में इतना सारा टाइम ले दिया. इनफैक्ट जो गाड़ियां स्टार्ट लेने में ज़्यादा टाइम लेती है ना, उनको फिर स्पीड पकड़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती. क्यों? क्योंकि हमने बेस इतना अच्छा बना लिया है कि अब यहाँ से अगर मैं स्पीड भी पकड़ूंगा ना, तो आप उतने सक्षम हो गए हो, केपेबल हो गए हो कि आप वो स्पीड के साथ अपने आप को कोप अप कर पाओगे. अगर ये नहीं हुआ होता ना, तो स्पीड मेरा होता मगर आप उसके साथ कभी मैच ही नहीं कर पाते. अब ऐसा होगा कई बार कि आप बोलोगे कि सर इतना फास्ट जा रहे हो ना, मगर फिर भी हमें तो स्लो ही लग रहा है क्योंकि हमारा थिंकिंग और हमारा अंडरस्टैंडिंग आपसे भी फास्ट जा रहा है. And that's what this entire process was for. Hope that is clear. Not wasting too much of time. पहले थोड़ा recap दे देता हूँ और फिर आज के टर्म पर चला जाता हूँ. Recap में if you can remember, कल हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है. तो बेसिकली जो एग्जॉस्ट हो जाता है या जिसका पीरियड खत्म हो जाता है वो सब क्लोज हो जाता है, या जो एग्जॉस्ट होना बाकी है या जिसका पीरियड ही बाकी है वो कैरी फॉरवर्ड होता है थ्रू व्हाट बैलेंस शीट, either as asset or as liability. अब चाहे P&L हो चाहे बैलेंस शीट हो, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन टू योर लेफ्ट, वन टू योर राइट, वन टू योर लेफ्ट, वन टू योर राइट. P&L की अगर बात करें तो वैसे लेफ्ट और राइट के पीछे साइंस है. वो साइंस की बात हम एक आधा वीक में समझना शुरू करेंगे, या मे बी ज्यादा टाइम, मगर शांति से करेंगे. जो करेंगे पक्का करके जाएंगे. वो साइंस क्या है उसके लिए थोड़ा वेट करो. अभी फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलो, एक साइड हमने एक्सपेंस के लिए, आउटफ्लो के लिए रखी, एक साइड हमने इनफ्लो के लिए रखी. एंड सेम ओवर हियर, एक साइड हमने बेनिफिट येट टू बी रिसीव्ड और एक साइड में बेनिफिट येट टू बी गिवन रखा. होप दैट इज क्लियर. पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो रादर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस रखे जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं. कौन से? तो रेवेन्यू एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट, डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जॉस्टेड पार्ट और कैपिटल एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं. ये सब मिलकर बनता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस. होप थिंग्स आर क्लियर. On the other side, because it's a mirror image, if you can understand, because वो extreme है, यहाँ पर पैसा बाहर जाता है, यहाँ पर पैसा अंदर आता है. You got revenue receipt generated in current year and whose activity is also in current year. तो ये close हुआ profit and loss में. पूरे साल के जो भी revenue, capital, deferred revenue, exhaust हुए सारे यहाँ पर आएंगे और पूरे साल की जितनी भी receipt है जो इस साल में जनरेट हुई और इस साल में उसकी एक्टिविटी है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी. जैसे ही सारी रिसीट और सारे एक्सपेंस आ गए, फिर आई कंपेयर बोथ द साइड. इफ माय रिसीट्स आर ग्रेटर देन माय रेवेन्यू एक्सपेंस, देन आई कॉल इट एज रेवेन्यू प्रॉफिट. इफ माय रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन माय रेवेन्यू रिसीट्स, देन आई कॉल इट एज रेवेन्यू लॉस. रिमेंबर ये सब कब होगा? तो साल के एंड में.
और ये पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे फाइनलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर हम फाइनलाइज करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि पूरे साल हमने कैसा किया। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर कोई कहता है कि मुझे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना है तो आप उसे क्या दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऑन द अदर एंड बैलेंस शीट बनता है, उसमें एज आई टोल्ड यू जो भी बाकी है लेना या देना वो बैलेंस शीट में जाता है। मान लो राइट हैंड साइड जो है उसको हम असेट गिन लेंगे, बेनिफिट लेना बाकी है, और लेफ्ट हैंड साइड है उसको लायबिलिटी है, बेनिफिट देना बाकी है। अब लेना बाकी है उसमें तीन चीजें आती है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंस का अनएग्जॉस्टेड पार्ट विच इज करंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंस का अनएग्जॉस्टेड पार्ट विच इज नॉन करंट एसेट, और उसमें से कैपिटल रिसीट विच इज आउट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट वो माइनस हो जाता है, तो उतना आपका एसेट कम हो जाएगा। और डेफर्ड रेवेन्यू का अनएग्जॉस्टेड पार्ट जो बिक नहीं सकता वो फिक्टिशियस एसेट बन के यहाँ पर आता है। तो ये हो गया टोटल एसेट। ऑन द अदर साइड लायबिलिटीज में बेसिकली बोरोइंग्स होते हैं। बोरोइंग्स में सबसे पहले आएगा कैपिटल विच इज ओनर्स अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स बोरोइंग फ्रॉम ओनर। फिर अदर देन ओनर जो बोरोइंग है उसे कहेंगे अदर नॉन करंट लायबिलिटी विच विल रिप्रेजेंट बोरोइंग फ्रॉम अदर देन ओनर। और आखिरी में आएगा वो रेवेन्यू रिसीट्स जो विच आर जनरेटेड इन करंट ईयर बट एक्टिविटीज इन नेक्स्ट ईयर विच इज नथिंग बट प्री रिसीव्ड इनकम, इट इज योर करंट लायबिलिटी। अगर एनालिसिस करें तो ये जो पहला वाला पोर्शन है वो इंटरनल लायबिलिटी और बाकी के दो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और मैंने बताया भी था कि दिस शोज योर फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन बोले तो व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओन। ओन यानी जो आपकी मालिकी का है, आपकी ओनरशिप में है, और ओ यानी आपके पास है मगर आपको उसको लौटाना है। That's your liability, that's your asset. जब बिजनेस बंद होता है तो हम क्या करते हैं? ये सारे असेट्स को बेचेंगे, बिकॉज एवरी असेट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, सारे बिकेंगे इसको छोड़कर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज अनरियल असेट और फिक्टिशियस असेट। इनको बेचेंगे, पैसा आएगा, जो पैसा आएगा सबसे पहले यू कैन रिमेंबर किसको पे करेंगे? तो बाहर वालों को। बाहर वाले जैसे ही पे हो गए फिर जो बचा वो किसको पे करेंगे? अंदर वालों को। और इस तरह से बिजनेस बंद होता है। Hope things are clear to everyone. Now, from this, I'll give you two more terms, and then we are going for the roadmap to what we are going to do. पहले दो terms समझ लेते हैं। मैं ये सब हटा देता हूँ। हमारे आज के जो दो नए टर्म होने वाले हैं, वो पहला टर्म है सॉल्वेंसी। नाउ व्हाट इज अ सॉल्वेंसी? नाम सुना होगा सॉल्वेंट, साइंस में अभी अभी साइंस करके आओ 1 to 10 साइंस होगी। अब लोग सर समथिंग व्हिच गेट्स डिसॉल्व, ऐसा ही कुछ साइंस में होता है सॉल्वेंट, तो वही कुछ होगा? नहीं, ये कॉमर्स है, ये अकाउंट्स है। अकाउंट्स में हर शब्द का मीनिंग अलग है। सॉल्वेंसी का मतलब है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू, दिस इज योर बैलेंस शीट। जिस दिन कंपनी बंद होती है उस दिन सारे असेट्स बेचे जाते हैं, जो पैसा आएगा उसमें से पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करते हैं, फिर अगर कुछ बचा, आई रिपीट, अगर कुछ बचा तो इंटरनल लायबिलिटी को। सॉल्वेंसी का मतलब है, सुनना, इट्स एबिलिटी ऑफ बिजनेस to pay off its external liability. सॉल्वेंसी का कोई पूछता है सॉल्वेंसी क्या है बेटा, तो बोलना एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये कब होता है? तो this happens when realizable value, रियलाइजेबल का मतलब मैंने बताया था कन्वर्टिंग एनीथिंग इनटू कैश, यानी वो वैल्यू जिससे ये सारे असेट्स कैश में कन्वर्ट होंगे,
realizable value. This doesn't have realizable value because this cannot be converted into cash. तो ये assets cash में जिस value पर realize होंगे, when this happens, when realizable value of real assets, hope you can understand this word now, is greater than amount payable to, see यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अमाउंट पेएबल टू लायबिलिटी ऐसा बोल देते हैं, गलत, अमाउंट पेएबल टू एक्सटर्नल liability. I repeat, if somebody is asking you what is solvency, so it's your ability. It's your ability of business to pay off its external liability. हमें इनको पे करने की क्षमता हमें होनी चाहिए. अगर हम इनको पे ऑफ कर सकते हैं तो हम solvent हैं. Hope that is clear. This happens when realizable value of assets, of real asset, is greater than the amount payable to external liability. अगर ये वर्ड एक्सटर्नल हटा दोगे ना, हम लोग सर क्या फर्क पड़ता है एक्सटर्नल, अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं दिस हैपेंस व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट इज ग्रेटर देन अमाउंट पेएबल टू लायबिलिटी, तो इन दैट केस व्हेन आई से लायबिलिटी देन इट विल इंक्लूड द एंटायर लायबिलिटी एक्सटर्नल एंड इंटरनल. नहीं, ओनर घर के लोग हैं, अंदर वाले हैं, उनको अगर पे नहीं कर पाए ना तो दैट वोंट मेक मी इंसॉल्वेंट. होप दैट इज क्लियर. आई विल बी considered as insolvent. चलो साथ में दूसरा भी टर्म दे देता हूं, insolvency. ये एबिलिटी है तो ये बन जाएगा inability of business to pay off its external liability. जब मैं सारे असेट्स बेचता हूं मगर फिर भी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ कर दूं, then I'll be called as insolvent. This happens. ये कब होगा? तो this happens when amount payable, उल्टा कर देने का, is amount payable to external liability is greater than realizable value of real assets. समझ में आ रहा है? See, अगर मैं सारे assets बेचता हूं, मैं मेरी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता हूं मगर मैं इंटरनल लायबिलिटी पूरी पे ऑफ नहीं कर पाया. रिमेंबर, स्टिल आई एम सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्वेंसी इज नॉट माय एबिलिटी टू पे एंटायर लायबिलिटी. सॉल्वेंसी इज माय एबिलिटी टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटी. होप दैट इज क्लियर. अगर मैं इनको पे कर देता हूं, इनको नहीं कर सकता हूं, या तो पूरा या तो आधा, स्टिल आई एम सॉल्वेंट. मगर मैं सारे असेट्स बेचता हूं, मैं इनको ही पूरा पे नहीं कर पाया, यहां तो आने की ही बात नहीं है, तो आई एम इंसॉल्वेंट. होप दैट इज क्लियर. एज आई टोल्ड यू, बैलेंस शीट शोज यू योर फाइनेंशियल पोजीशन. दिस इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, दैट वेदर लुकिंग एट योर बैलेंस शीट यू विल बी रियलाइजिंग वेदर आपका बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है. होप दैट इज क्लियर. दैट सिचुएशन वेयरइन योर assets, realizable value of assets exceeds your external liability, that situation is solvency, and that business is termed as solvent. That situation wherein your realizable value of asset is less than
the amount payable to external liability, the situation is insolvency and such business is termed as insolvent. Hope things are clear. Hope आज के दो terms are making sense to everyone. The keyword in insolvency is inability. Of a business to pay off its external liability. The keyword is external liability. अगर सिर्फ liability लिखोगे तो it will also include your internal liability. See, it goes like this. आप लोग सर internal क्यों नहीं? देखिए घर की बात करते हैं. Your dad is, say for example, the guy who is business. Let's assume your dad is business. Your mom is second party owner, and anyone other than your mom, धोबी, दूध वाला, केबल वाला, सब्जी वाला, लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वो गाड़ी साफ करने वाला या आपका माली, ये सब आउटसाइडर होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी. नाउ इफ योर डैड इज हैविंग फाइनेंशियल क्रंच, तो सबसे पहले आप, और सी योर डैड हैज टेकन सर्विस फ्रॉम एवरीवन, इन सबसे सर्विस लिए, इन सबको पे करना है. मान लो आपके मॉम से भी उन्होंने थोड़े पैसे लिए, जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल क्रंच में है ना, तो मॉम से भी पैसे लिए. मॉम इज सेकंड पार्टी, बाकी सारे थर्ड पार्टी. अब आपके डैड को पैसे देने हैं, तो पहले किसको पैसे देंगे? आपकी मॉम को, या वो धोबी को, माली को, दूध वाले को, केबल वाले को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, टेलीफोन कंपनी को, इनको पे करेंगे. सीधी सी बात है, पहले योर डैड विल पे एवरीवन अदर देन योर मदर. क्यों ऐसा? क्योंकि मदर को तो बाद में पे करेंगे तो भी चलेगा, घर की बात है. मगर ये घर की बात नहीं है, ये चला नहीं लेंगे. तो अगर आपके डैड इनको पे कर सकते हैं तो ही सॉल्वेंट. मगर अगर आपके डैड इनको पे नहीं कर सकते तो ये आपके डैड बन जाएंगे इंसॉल्वेंट. मदर तक बात ही नहीं आती, क्योंकि मदर को पे कर दिया तो भी ठीक है, नहीं पे किया तो भी ठीक है, बिकॉज शी इज नॉट गोइंग टू गो आउट और वो बीच चौराहे पर चिल्लाने नहीं वाली कि देखो इस इंसान पर भरोसा मत करो, मेरे पैसे खा गया, आपके भी पैसे खा जाएगा. आई एम श्योर योर मदर इज नॉट गोइंग टू डू दैट. बट अगर धोबी का पैसा नहीं दिया तो वो बाहर जाके पक्का चिल्लाएगा कि देखो इस इंसान पर भरोसा मत करना, मेरे पैसे खा गया है, आपके भी खा जाएगा. धोबी पक्का चिल्लाएगा, दूध वाला पक्का चिल्लाएगा, पेपर वाला पक्का चिल्लाएगा, और से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी वो तो आपको सीधा जेल में डाल देगी और आप पर केस भी कर देगी. मगर योर मॉम is neither going to chillawify, or she is neither going to put you behind bars, or neither she is going to file a case against your dad. And that's where, if you can understand, पहले बाहर वाले को पे करते, फिर अंदर वाले को पे करते. अगर बाहर वाले को पे कर दिया तो अब सॉल्व. अगर उनको पे नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम शुरू हुआ, आप बन गए इंसॉल्वेंट. होप यहां तक कहानी क्लियर है. व्हाट आई डू इज I'll put this, rather I'll take a photo of this, and I'll ask Kunsa to make a PDF out of this. तो मैं थोड़ा जाके वहाँ पर फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर सेशन के दूसरे साइड we are going to understand the path of this subject from here onwards. ठीक है, so you may also take a screenshot and take down this definition. These are your next two terms, and that's how you connect these two terms. ठीक है, होपफुली आपने वो कॉपी कर लिया. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग अ रोड मैप. नाउ व्हाट इज दिस रोड मैप ऑल अबाउट? तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ से पूरा अकाउंटिंग जाने वाला है, ताकि आपको भी हर मोड़ पर पता चले कि आप फिलहाल कहाँ खड़े हो. तो ये थोड़ा मैपिंग होगा पूरा अकाउंटिंग का. तो ये मैपिंग कैसे है वो समझने के लिए अच्छी तरह से पूरा एक प्रोसेस समझते हैं. ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे मगर धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है, सो एवरीवन विथ मी. द प्रोसेस ऑफ एंटायर अकाउंटिंग गोज लाइक दिस. टू स्टार्ट विथ, every business will enter into different activities. Out of these activities which can be measured in terms of money and which are affecting the business, they are classified and the activity which cannot be measured in terms of money
एंड विच आर नॉट अफेक्टिंग द बिजनेस, उनको फिल्टर आउट किया जाता है. अफेक्टिंग बिजनेस है और क्लासीफाई कर सकते हैं, अदर और मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन. Hope that is clear. So every activity is classified out. Once they are classified, जितनी एक्टिविटी बिजनेस को अफेक्ट करती है और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, ये दोनों होता है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं होती वो निकल जाती है, वो बुक में ही नहीं आएगी. होप दैट इज क्लियर. जैसे आप उसको ट्रांजैक्शन की तरह क्लासिफाई करते हो, फिर ये ट्रांजैक्शन, सी अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट क्लासिफाइंग, accounts is all about interpreting, and accounts is all about making summary of whatever transactions are taking place. Because see, अगर हम सिर्फ याद रखेंगे कि अच्छा सुबह उठेंगे, पहला ट्रांजैक्शन हुआ मैंने एक डस्टर बेचा, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ मैंने ये इंक बेचा, तीसरा ट्रांजैक्शन ये दूसरा इंक बेचा, चौथा ट्रांजैक्शन ये डस्टर बेचा, पांचवा ये वाला पेन बेचा, छठा ये वाला, सातवां ये वाला, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे अगर इतने सारे ट्रांजैक्शन होते गए, एंड इफ आई सिंपली डू व्हाट, आई सिंपली ट्राई टू रिमेंबर इट, देन व्हाट डू यू थिंक एट द एंड ऑफ द डे विल आई बी एबल टू रिमेंबर कि एग्जैक्टली सातवां वाला ट्रांजैक्शन किसका था, कितना था, and how it was affecting the business? Can I remember this? Answer is a strict no. If I can remember in the same day कि सातवां ट्रांजैक्शन कौन सा था, तो if you can remember, मैंने आपको बताया था कि पूरा जो अकाउंटिंग है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. यानी अगर इस साल की बात करें तो 20 से 21, यानी द फाइनेंशियल ईयर दैट वी आर फॉलोइंग is financial year 2021. Hope you can understand, it's 2021. तो एक साल में 365 दिन, 365 दिन में अगर हर दिन मान लो देयर आर 20 ट्रांजैक्शंस, इससे ज्यादा ही होंगे मगर मान लो 20 ट्रांजैक्शन है, तो 20 ट्रांजैक्शन इंटू 365, that will come to some 7,300 ट्रांजैक्शन. बहुत मैथ्स पर मत जाना, टेंटेटिव फिगर है. अब 7,300 ट्रांजैक्शन, do you think humanly it is possible that we remember all 7,300 ट्रांजैक्शन in such a way कि at the end of final year हम सारे ट्रांजैक्शन याद रखेंगे और फिर हम ढूंढेंगे कि उन ट्रांजैक्शन की वजह से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, what we own, what we owe. Do you think it is possible just by remembering them? No. अगर इतना ही याद रहता तो हम क्लास वर्क नोटबुक, होमवर्क नोटबुक क्यों बनाते? सिर्फ आप मेरा लेक्चर सुनते, मैं लेक्चर देता, आप सुनते, फिर लेक्चर देता, फिर सुनते, फिर लेक्चर देता, फिर सुनते, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वंडरफुल. बट वी डोंट डू दैट, राइट? मैं जो भी लेक्चर देता हूँ आप कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते हो. क्यों रिकॉर्ड करते हो? क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. And that's how exactly, if you can understand, all these transactions are first time recorded. I'll say in a book, and that book is called as primary book of account. Which is that book? That book wherein you record transaction for the first time is called as journal book. I repeat, activities which are classified to be affecting business and can be measured in terms of money are called as transaction. Transaction, अगर 365 दिन हम बिजनेस करते हैं तो 20 ट्रांजैक्शन भी पकड़ के चले, 365 दिन तो कुछ 7,300
अराउंड ट्रांजेक्शन होते हैं, आई कैन नॉट रिमेंबर देम, सो व्हाट आई डू इज आई रिकॉर्ड इन अ बुक, एंड दैट बुक इज टर्म्ड एज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट. क्यों प्राइमरी? बिकॉज ऑफ टू रीजन. नंबर वन रीजन, because this is the book wherein you record transaction for the first time, that's why it is primary. And second, this is the most important book in accounts, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन गलत लिखा तो इस ट्रांजेक्शन का एनालिसिस, इस ट्रांजेक्शन का इंटरप्रिटेशन और इस ट्रांजेक्शन का समरी सब गलत चला जाएगा. And that's where this is the most important book as far as accounts is concerned. उस बुक का नाम क्या है? जर्नल बुक. होप दैट इज क्लियर. और इस बुक में ये ट्रांजैक्शन जब हम लिखते हैं तो ट्रांजैक्शन को लिखने का एक तरीका है जिसके पीछे साइंस है. हम लोग सर कॉमर्स में साइंस कहां से आ गई? साइंस यानी एनीथिंग दैट वी डू विद रूल्स, एनीथिंग दैट वी डू विद इन द फ्रेम ऑफ द रूल्स टू मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन व्हाटएवर वी डू. मैं करूं तो भी वैसा ही दिखेगा, आप करोगे तो भी वैसा ही दिखेगा, कोई और करेगा तो भी वैसा ही दिखेगा. तो इसलिए साइंस का उपयोग होता है. हम ट्रांजैक्शन को एक फ्रेमवर्क के अंदर डाल देंगे, जो भी ट्रांजैक्शन लिखेगा वो उसी फ्रेमवर्क में लिखेगा. और जब वो ट्रांजैक्शन इस बुक में लिखा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है जर्नल एंट्री. क्या कहा जाता है? journal entry. So if somebody is asking you what is journal entry, when a transaction is recorded for the first time in journal book, that transaction is called journal entry. How it is recorded, ये समझने के लिए almost 15-20 दिन लगेंगे हमें, या मे बी ज्यादा. As I told you, I'm not going to rush. ये बेस है, ये गलत तो पूरा अकाउंट्स गलत. इसलिए हम बहुत सारा टाइम लेंगे सिर्फ ये समझने के लिए. होप दैट इज क्लियर. आपने परचेज किया, यहां पर लिखा जाएगा. सेल्स किया, यहां पर लिखा जाएगा. आपने वेजेस पे किया, यहां पर लिखा जाएगा. आपने सैलरी पे किया, यहां पर लिखा जाएगा. आपने बिल्डिंग खरीदा, यहां पर लिखा जाएगा. उस पर डिप्रिसिएशन हुआ, यहां पर लिखा जाएगा. एवरीथिंग. डिस्काउंट अलाउ किया, यहां पर डिस्काउंट रिसीव किया, यहां पर बैड डेट्स हुआ, यहां पर आपने क्रेडिट सेल किया और कोई आपका डेटर बन गया, यहां पर हर एक चीज यहां पर. होप दैट इज क्लियर. नाउ व्हेन यू से हर एक चीज यहां पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुक में काफी सारी चीजें, यानी 7300 एंट्री अगर ये नंबर के हिसाब से जाए तो 7300 जर्नल एंट्री ये बुक में आने वाली है. Hope that is clear. Now there is a chance कि ये 20 तो मैंने बहुत कम वाला नंबर लिया है. If at all you talk about Reliance and Tata, then this number might be 200, might be 2000, might be 500, 600, whatever it is. तो उस हिसाब से ये नंबर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर काम बढ़ जाएगा. Now जब भी काम बढ़ता है ना, तो आप क्या करते हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, आप काम करते जाइए, एक ही बंदा रोज आके एक का एक रूटीन काम करता रहेगा. उससे क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होगी और उसका मोटिवेशन भी कम होता जाएगा. क्या एक का एक? सो टू मेक श्योर दैट क्वालिटी डजंट डिटीरियोरेट एंड मेक श्योर कि उसका मोटिवेशन भी कम ना हो, व्हाट वी डू इज वी सब डिवाइड द वर्क. जैसे हम भी करते हैं ना. अकाउंट्स बहुत वाइड टॉपिक है, वाइड सब्जेक्ट है मेरे लिए. There are teachers who complete ये आज से, in fact next session से हम बुक खोलेंगे. There are teachers who have already opened the book and they are on chapter number 3. उनके लिए अकाउंट्स बहुत छोटा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब मुझे इतना डिटेल में आपको चीजें देनी है तो मेरे लिए अकाउंट्स बहुत वाइड है, बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में. सो इफ एट ऑल आई वांट कि दो चीजें हो. नंबर 1, यू शुड गेट एवरीथिंग दैट आई नो, बट एट द सेम टाइम आई एम सपोज्ड टू कंप्लीट थिंग्स in the given stipulated time. स्कूल वालों को मैं ऐसा नहीं कह सकता ना कि देखो मेरी स्पीड पर जाओ क्योंकि यही सही तरीका है, एग्जाम थोड़ी पोस्टपोन कर दो या फिर कोर्स कम कर दो. आई कांट सी दैट. ठीक है, जिस दिन उस लेवल पर आऊंगा आई मेक श्योर दैट कोर्स आपके फर्स्ट टर्म में कम होता है, क्योंकि ये बेस क्रिएशन है. यहाँ पर ज्यादा कोर्स नहीं रखना है, यहाँ पर कम कोर्स रखो क्योंकि आप सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो रहे हो. अगर गलत इंट्रोडक्शन हो गया तो आपके लिए सब्जेक्ट गलत हो जाएगा. बट कोई समझता नहीं है. एनीवेज अच्छा है नहीं समझे तो ही मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी दुकान चल रही है.
सो एनीवेज, अगर मेरा वर्क बढ़ गया तो व्हाट आई डू इज आई गिव सम ऑफ द टॉपिक टू मोनी सर, आई गिव सम ऑफ द टॉपिक टू महेश सर, आई गिव सम ऑफ द टॉपिक टू कुंज सर। और ऐसा नहीं होगा कि वो व्हेन आई एम गिविंग सम ऑफ द टॉपिक यानी मैं आराम कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगा मगर मेरे साथ आके मोनी सर भी पढ़ाएंगे। जैसे ही मोनी सर का खत्म होगा महेश सर भी पढ़ाएंगे, जैसे ही महेश सर का खत्म होगा कुंज सर भी पढ़ाएंगे। तो आपका कोर्स भी खत्म हो रहा है, एट द सेम टाइम कहीं पर भी देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। व्हाट वी हैव डन इज, जो काम सारा का सारा सोहम सर कर रहे थे वो सब डिवाइड कर दिया और ज्यादा लोगों को हम लेकर आए। जब यही चीज हम प्राइमरी बुक में करें कि अगर यहाँ पर बर्डन बढ़ जाता है and we want that this burden should be distributed, so instead of making journal, what we make is something called as subsidiary book. What is subsidiary book? It is a book wherein all the transactions are subdivided into different categories. एक सिंपल सब डिवीजन का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, आगे जाकर इसको डिटेल में, जैसा चैप्टर्स, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, मगर अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से पूरा अकाउंटिंग का रोड मैप बनेगा। एक सिंपल सब डिवीजन का प्रोसेस बता दूं तो सब डिवीजन का सिंपल प्रोसेस होगा, सारे कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक, सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक। यहां पर कैश क्रेडिट दोनों एक ही बुक में आ रहा है, मगर यहां पर कैश अलग हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि बुक अलग हो गए तो आई कैन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द वर्क कि सोम सर विल बी लुकिंग आफ्टर कैश ट्रांजैक्शन एंड महेश सर विल बी लुकिंग आफ्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही बुक है, सारे ट्रांजैक्शन या तो सोम से लिखेंगे या तो महेश से लिखेंगे। अगर यहां पर बांटेंगे तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई फ्रॉड हुआ ना तो मैं बोलूंगा महेश सर ने किया, महेश सर बोलेंगे सोम सर ने किया। यहां पर बांट सकते हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ तो वी नो सोम सर को पकड़ना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ वी नो महेश सर को पकड़ना है। होप दैट इज क्लियर। सो सब्सिडियरी बुक, इट्स अ बुक वेयर यू सबडिवाइड द एंटायर ट्रांजैक्शन, ठीक है, इनटू कैश क्रेडिट। दिस इज बेसिक सब डिवीजन, इससे आगे भी हम ज्यादा डिवीजन देखेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे डिवीजन बढ़ेगा। जर्नल बुक, सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक में, नो सच क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड। बट रिमेंबर ईदर यू प्रिपेयर जर्नल और you prepare subsidiary. It's not journal and subsidiary, it is journal or subsidiary. Both are considered as primary book because of two reasons. Number one, क्योंकि पहली बार जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा या तो फिर यहाँ पर यहाँ पर लिखा जाएगा, नंबर वन है। नंबर टू, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, अगर यहाँ पर गलत लिखा तो आगे सब जगह ट्रांजैक्शन गलत जाएंगे, इंटरप्रिटेशन गलत जाएगा, एनालिसिस गलत जाएगा, समरी गलत बनेगा। होप थिंग्स आर क्लियर। जैसे ये प्राइमरी बुक हो गया, फिर चाहे हम जर्नल में है या चाहे सब्सिडियरी में है, यहां से हम सारे ट्रांजैक्शन को दूसरी बार लिखेंगे इन अ सेकेंडरी बुक कॉल्ड लेजर बुक। अब बोले सर ये क्या होता है? अब लेजर बुक में देखो, यहां पर और यहां पर तो सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? तो इन देयर क्रोनोलॉजी ऑफ देयर हैपनिंग। जैसे सबसे पहले अगर ओनर पैसा लेकर आया तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर ओनर मान लो बिल्डिंग लेकर आया तो वो रिकॉर्ड होगा, फिर ओनर को लगा यार और पैसा चाहिए तो बैंक में गया, लोन लिया, वो रिकॉर्ड होगा, फिर ओनर को लगा चलो पैसा आ गया, अब एक काम करते हैं, थोड़ा बिल्डिंग खरीद लेते हैं, थोड़ा फर्नीचर खरीद लेते हैं, थोड़ा मशीन खरीद लेते हैं, तो वो रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद अब सब कुछ आ गया तो चलो परचेस करना है, वो परचेस करेगा गुड्स, फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसका खर्चा लिखेंगे, फिर उसको बेचेगा, वो बेचने का लिखेंगे, फिर वापस परचेस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बेचेगा, परचेस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बेचेगा, बीच में सैलरी पे करेगा, बीच में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करेगा। सो एवरीथिंग as and when it is happening, you are recording. Hope you can visualize. Now the problem is
कि इफ समवेयर इन द मिडल ऑफ द ईयर और मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर, out of the 7,300 transactions, if you can visualize, they are going in the book in a order of their happening. One page, second page, third page, 100 page, 200 page, 300 page, ऐसे ट्रांजेक्शन जा रहे हैं। अब उन ट्रांजेक्शन के बीच में एकदम से मैं आकर आपको पूछता हूं कि यार वो मेहुल सर जो थे वो हमारे डेटर थे, उनको मैंने गुड्स बेचे थे, अब उनसे मुझे कितना पैसा लेना है, प्लीज फाइंड इट आउट इन 5 minutes एंड गेट मी द आंसर। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये 200 पेजेस, 100 पेज, 200, 300, 400 पेज, ये 400 पेज को घुमाते घुमाते मेहुल सर के कितने ट्रांजैक्शन है और उनसे कितना पैसा लेना है, अगर वो ढूंढना है आपको तो 5 मिनट में, वो भी 5 मिनट में, बिलीव मी, अब नौकरी छोड़ दोगे। अगर मान लो मिल भी गया, आप जैसे ही मेरे पास आओगे, सर मिल गया, मेहुल सर से आपको 5,290 रुपए लेने हैं, बोला ठीक है काम कर, कुन सर से कितने ले, वो भी ढूंढ के ला, वापस 100, 200, 300, 400 पेज, यू हैव टू स्क्रॉल थ्रू ऑल द पेजेस, कुन सर, बिलीव मी इट्स अ वेरी टायरसम प्रोसेस, अब नौकरी छोड़ दोगे। And so to make sure that this tiresome process is not that much tiresome, what you do is you make something called as ledger book. अब ledger book में क्या करते हो आप, समझो, ledger book is ऐसा ही book होता है, उसमें हर एक पेज I'll dedicate to each account which is affecting me. Say कुन सर is affecting me, तो ये पूरा पेज कुन सर का, ये पूरा पेज मेहुल सर का, ये पूरा पेज परचेज का, ये पूरा पेज सेल्स का, ये पूरा सैलरी का, ये पूरा वेजेस का। तो सैलरी के जितने भी ट्रांजैक्शन है, पहली बार हमने यहां पर लिखे, ठीक है, यहां तो कोई भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, मगर जैसे ही सैलरी का ट्रांजैक्शन आता है ना, दूसरी बार वही ट्रांजैक्शन इस बुक में लिखा जाएगा, मगर यहां पर कोई भी ऑर्डर में नहीं। इफ दिस इज पेज फॉर सैलरी, तो यहां पर सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन यहां से यहां दूसरी बार लिखे जाएंगे। वेजेस का सारा ये पेज है, तो यहां पर वेजेस कोई भी ऑर्डर में आएगा, मगर यहां पर वेजेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसी पेज पर आएंगे, परचेज के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसी पेज पर आएंगे, सेल्स का इसी पेज पर, मेहुल सर का इस पेज पर, कुन सर का इस पेज पर। तो अब अगर मुझे मेरा बॉस कहता है कुन सर को कितना लेना है या कुन सर से कितना देना है, तो आई डोंट स्क्रॉल थ्रू 7300 ट्रांजैक्शन, आई जस्ट टेक दिस बुक, इसमें भी आगे इंडेक्स रखूंगा, इंडेक्स में देखूंगा कुन सर कौन से पेज पर है, मान लो पेज नंबर 61, तो 61 खोलूंगा, कुन सर का सारा लेखा जोखा यहाँ पर होगा, आई जस्ट फाइंड आउट द टोटल एंड बिलीव मी लेस देन 5 minutes एंड आई विल गिव यू द फिगर। अब बोलोगे ठीक है ये तो हो गया, सैलरी दे दे, मैं बोला ठीक है सैलरी दे दूंगा, सैलरी वाला पेज खोलूंगा, सैलरी का टोटल करूंगा, आपको सैलरी के फिगर दे दूंगा। अब बोलोगे ठीक है कैश दे दे, ठीक है कैश का पेज खोलूंगा, कैश, यहाँ सारे ट्रांजेक्शन कैश के होंगे, जो भी अंदर आया उसमें से बाहर गया वो माइनस करूंगा, आपको फिगर दे दूंगा कि सर हमारे पास इतना कैश पड़ा है। ये लेजर बुक है जहां पर हर ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट पेज है और उस पेज पर आपको सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही मिलेंगे। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। दैट्स योर सेकेंडरी बुक और यू कैन से लेजर बुक। इंडिविजुअली ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। बहुत डिटेल में घुसकर मत समझने जाना, ठीक है, क्योंकि अभी जितना आप समझ पा रहे हो उतना ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में एज अ चैप्टर लेने वाले हैं, ठीक है। तो उस समय ज्यादा समझेंगे, अभी थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूं आपको। कहानी क्लियर है? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां से लेकर यहां तक, लेजर तक जो हुआ उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या कहते हैं इसको? रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स। इन विच बुक? तो प्राइमरी बुक एंड सेकेंडरी बुक। दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज टेक्निकली टर्म्ड एज बुक कीपिंग। क्या कहते हैं इसको? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या करते हैं? सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक में और सेकेंडरी बुक में। और ये पूरा प्रोसेस चलता है राइट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जिस जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उस दिन को प्राइमरी बुक में लिखा जाएगा,
सेकेंडरी बुक में लिखा जाएगा. सो दिस इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑल 365 days. होप दैट इज क्लियर. 365वें दिन पर ये प्रोसेस यहां पर हम बंद करेंगे and then we'll go for the final analysis. But before we go for final analysis, एक बीच में टेस्ट करेंगे. उस टेस्ट का नाम है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं समझिए. ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच वी प्रिपेयर, जिसमें जितने भी लेजर अकाउंट्स बने ना, परचेज का, सेल्स का, मेहुल सर का, कुन सर का, कैश का, बैंक का, सैलरी का, वेजेस का, एडवर्टीजमेंट का, जितने भी अकाउंट्स ने हमें अफेक्ट किया, उसके हमने पेज वाइज अलग अलग अकाउंट बनाए, फिर उनका अलग अलग बैलेंस निकाला. वो जो बैलेंस निकला, वो बैलेंस को हम यहां पर लिस्ट डाउन करेंगे. होप दैट इज क्लियर. और उनको एरिथमेटिकली चेक करेंगे. वो एरिथमेटिकली कैसे चेक किया जाता है उस पर हम बाद में बात करेंगे. अगर एरिथमेटिकली वो सारे लेजर बैलेंसेस सही है तो ही हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे. अगर गलती है एरिथमेटिकली तो यहीं से उसको रोक देंगे, सुधारेंगे और फिर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे. तो रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस इज अ टेस्ट डन before we move from step 1 of accounting to step 2 of accounting. It is done to understand whether what you have recorded is arithmetically correct or not. I repeat, arithmetically correct or not. कैसे arithmetically होता है उस पर हम बाद में बात करेंगे, because it is too early right now to talk. अभी तो सिर्फ मैं आपको पाथ दे रहा हूं. ये भी एक अलग चैप्टर है आपका. Hope that is clear. जैसे ये ट्रायल बैलेंस बन गया and everything is sorted out कि yes arithmetically things are perfect. फिर यहां से जाकर on 31st March 21, what we do is something called as finalization. याद है finalization? I started session with that. जिसमें what I do is I prepare profit and loss account and I prepare balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो सारी रिसीट्स विच इज जनरेटेड इन करंट ईयर एंड एक्टिविटी इज ऑल्सो इन करंट ईयर. बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, तो वो सारे एक्सपेंस विच आर येट टू एग्जॉस्ट एंड वो सारी रिसीट्स विच आर येट टू पे बैक. Hope that is clear. ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है accountancy, and this happens on last day of financial year. Hope that is clear. ये पूरा जो प्रोसेस है, right from transaction to P&L and balance sheet, ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपका अकाउंट्स है. अगर कोई पूछता है अब कि बेटा अकाउंट्स रोज करता है, बता तो सही अकाउंट्स है क्या, तो अब आपका जवाब होना चाहिए कि अकाउंट्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस. वन इज बुक कीपिंग एंड सेकेंड इज अकाउंटेंसी. वेयर इन बुक कीपिंग व्हाट यू डू इज यू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, you record them number 1 in primary book, number 2 in secondary book, and this you do for the entire year, right from 1st April to 31st March. Once 31st March is done, bookkeeping gets done. यहाँ पर bookkeeping को हम खत्म करेंगे. Before we go to the next process, that is
एनालिसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड, एक बीच में छोटा सा टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में हम जो हमने रिकॉर्ड किया वो अरिथमेटिकली सही है कि नहीं उसको चेक करते हैं। वंस दैट इज सेटिस्फैक्टरी, फिर हम सेकेंड प्रोसेस में आते हैं विच इज डन ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटेंसी, जिसमें हम तीन चीजें करते हैं। नंबर वन, जो रिकॉर्ड किया उसका एनालिसिस, जो रिकॉर्ड किया उसका इंटरप्रिटेशन, और जो रिकॉर्ड किया उसका समरी बनाते हैं। इस एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और समरी बनाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटेंसी। होप दैट इज क्लियर everyone, and both together makes your subject accounts. कहानी समझ में आ रही है? Everyone, quick recap. It starts with activity. Those activity which are measurable in terms of money and can affect the business are transaction. All transactions are to be recorded in books. Which books? तो जो बुक में पहली बार रिकॉर्ड होते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे जर्नल कहा जाता है। जर्नल इज अ बुक wherein transactions are recorded for the first time, and the way they are recorded, that way is called as journal entry. Hope that is clear. कैसे लिखा जाता है journal entry, उस पर बाद में आएंगे। और अगर आपके पास एक से ज्यादा नहीं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो instead of recording them in one book, you subdivide those transactions and you make multiple books, और उन multiple books को कहते हैं subsidiary book. बेसिक क्लासिफिकेशन इस तरह से डिवाइड होगा, बेसिक, वैसे जब आगे जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ईदर यू मेक जर्नल और सब्सिडियरी, यू डोंट मेक बोथ। होप दैट इज क्लियर। वंस यू आर डन विद दैट, नाउ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस इज के सारे ट्रांजैक्शन उनके हैपनिंग के क्रॉज में लिखे जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ माय बॉस इज आस्किंग मी कि अच्छा सोम बता दो डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, सैलरी कितना पे किया, परचेज कितना किया, सेल्स कितना किया, उसमें से रिटर्न कितना हुआ, तो बिलीव मी 300-400 पेज घुमाते घुमाते मैं घूम जाऊंगा। सो टू मेक श्योर कि 300-400 पेज ना घुमाने पड़े, यहाँ पर ट्रांजैक्शन रैंडमली लिखे जाएंगे, मगर वो सारे ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, डिस्काउंट अलाउड हो, बैड डेट्स हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, सैलरी हो, वेजेस हो, कमीशन हो, व्हाटएवर इट इज, उन सब की लिए एक दूसरी बुक में सारे ट्रांजैक्शन वापस से लिखे जाते हैं। उस दूसरी बुक को सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। सेकेंडरी बिकॉज ऑफ टू रीजन, बिकॉज पहले तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दूसरी बार लिखा जाता है, और सेकेंड, इट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न। कैसे ये मेंटेन होता है वो भी बताया मैंने। हर बुक के पेज को एक अकाउंट दिया जाता है, और उस अकाउंट रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहीं पर होती है। तो अगर आप पूछोगे कैश का टोटल कितना है, तो मुझे इस पेज पर कैश मिलेगा। आप बोलोगे बैंक, पेज घुमाऊंगा, बैंक का टोटल मिल जाएगा। आप बोलोगे अच्छा ठीक है तो परचेज बता दे, तो परचेज दे दूंगा। आप बोलोगे सेल्स बता दे, सेल्स दे दूंगा। दैट्स व्हाट लेजर इज फॉर। जैसे ही हो गया, ये पूरे साल करते रहेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च मेरा बुक कीपिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, बुक कीपिंग इज डन। बिफोर आई गो टू नेक्स्ट, एक छोटा सा टेस्ट, अरिथमेटिकली जो किया वो सही है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, जिसे अकाउंटेंसी कहते हैं, जिसमें फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, P&L बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। यहाँ पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसका एनालिसिस होगा, उसका इंटरप्रिटेशन होगा और उसका समरी बनाया जाएगा। दिस इज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये अच्छी तरह से कॉपी कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना। ये ज़्यादा डिटेल में मंडे से नहीं, ट्यूसडे से, या मंडे ट्यूसडे व्हाटएवर इट इज, मोनिश सर इज गोइंग टू टेक द थियरी पार्ट ऑफ दिस। सो उस समय आपको ये थोड़ा कनेक्ट होगा, तो अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझना। What I am going to do next is something wherein I'll be using all the terms, और उनके जो स्वभाव हमने बात किए, उस स्वभाव को उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ने वाले। थोड़ा अब प्रैक्टिकल शुरू होगा, तो थियरी आपकी कितनी ज़रूरी है वो आपको प्रैक्टिकल करने के समय पता चलेगा। तो सारे टर्म्स यहाँ तक जो भी किए, सारे टर्म्स परफेक्ट कर लेना, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट भी रखूंगा नेक्स्ट वीक, सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम हियर फॉर योर टेस्ट, ठीक है। सो देयर आई एंड द सेशन। हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड take utmost care of your mental and physical health. Hopefully this is making sense to everyone. Bye.